discussion by saying that now the things in the global market, they are changing, and we discussed 4 points. We need to discuss these 4 points today. That is shifting global economic importance of countries and regions, growing trade imbalances associated with the shift in economic importance, increasing environmental concerns relating to international financial and trade flows, and fourth we discuss need to select an appropriate degree of exchange rate flexibility. ठीक है, तो हम इन चारों चीज़ों को एक तरीके से ये लिंक कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, कंट्रीज की ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उनका ट्रेड बैलेंस चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, एंड फाइनली इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको अब ये डिसाइड करना है कि हमारा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, या मैनेज या डर्टी फ्लो एक्सचेंज रेट होना चाहिए, या वो कौन सी हमारी रेंजेस हैं जिसके बीच में अगर हो तो ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना चाहिए. सो वील सी ऑल दीज पॉइंट्स. First is shifting global economic importance. So what happened after World War II end, that is in 1945, United States उस time पे बहुत ज़्यादा dominant economic power था. Now we have discussed 1945 was the time period जब हम लोगों का IMF वगैरह, gold standard वगैरह में काफ़ी सारे changes हो रहे थे. जब IMF ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, so उस time पे US का जो currency है वो gold की terms में था और बाकी सारी countries का currency USD की terms में था. So which means that US was the dominant player at that particular point of time, and therefore जो ब्रिटेन वुड्स में IMF वगैरह इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पे USD एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था. Now we all have done गेम थ्योरी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो उसमें क्या होता है कि जो भी डोमिनेंट प्लेयर होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, उसी की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बाकी सारे सोल्यूशंस होते हैं. उसी की प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम लोग गेम थ्योरी के अंदर भी सोल्यूशन डिटरमिन किए जाते हैं, क्योंकि वो एक डोमिनेंट प्लेयर है. सिमिलरली in terms of international development of international financial systems also, as US was the dominant player, and therefore जो भी चीज़ें establish हो रही थी वो US की preferences के basis पे हो रही थी. So the golden rule is that he who has the gold makes the rules, and in 1944 US के पास जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व था वो 75%, पूरे वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड था उसका 75% सिर्फ US के पास था. Therefore, US was in a position to fix its currency to gold. So क्यों बाकी सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है US को ही हम एज फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, रुपीज को क्यों नहीं, या बाकी कोई और करेंसी को क्यों नहीं, क्योंकि US के पास 75% ऑफ द गोल्ड उस टाइम पे अवेलेबल था, तो वो इजीली कन्वर्ट कर सकती थी अपनी करेंसी को भी गोल्ड में और बाकी सारी करेंसीज को भी गोल्ड में. So the economic hegemony enjoyed by the United States by 1945, उसमें एक बहुत बड़ा टर्न आया, बिकॉज उस टाइम पे बाकी सारी कंट्रीज भी ग्रो करने की कोशिश कर रही थी. सो द फर्स्ट इज साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज, मोस्ट पर्टिकुलरली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया एंड जापान. अभी हम क्या फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला. तो यहाँ पे हम लोगों का ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब शिफ्ट होती हुई नजर आएगी फ्रॉम US टू अदर डिफरेंट कंट्रीज, या जो US का पावर है, US का जो डोमिनेंट प्लेयर वाला टैग है वो अब रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा. फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ऑल द साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दे वर ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्व्स. देन हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान एंड साउथ कोरिया, which are termed as the four tigers, ये लोग भी बहुत डेवलप कर रहे थे, these countries also. And obviously जो इंटीग्रेटेड यूरोप हम लोगों का क्रिएट हो रहा था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो हमने पढ़ा, उससे पहले ही इंटीग्रेटेड यूरोप डेवलप हो रहा था, जब भी वो यूरो के डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी थी. सो बिकॉज these countries were trying to develop, to grow themselves, to enter into the global market, तो US का इंपॉर्टेंस कम हो रहा था. देन अगर हम इंटीग्रेटेड यूरोप की बात करते हैं, सो इन 2008 जो यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड GDP और पॉपुलेशन था, दैट वाज लार्जर दैन द US. So the change in the balance of economic importance has resulted much more even sharing of economic power between, even sharing, see the word, much more even sharing of economic power between US, Europe and Asia. तो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में इनके गुड्स कितने जा रहे हैं, इनके पास पावर कितना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं. तो पहले हम लोगों का जो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, पहले जो हम लोगों का मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है, मार्केट पावर है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड थी इन द हैंड्स ऑफ US. एंड नाउ
it has since more players are coming into the market, more countries are developing themselves, so this market concentration is reducing and in turn leading to an even share, or leading to somewhat more equal share towards equality between this US, Europe and Asia. This means that we can no longer predict important economic changes such as the design of the international financial system simply by studying the preferences of any one country. क्योंकि अभी तक तो हम बोल रहे थे ठीक है यूएस स्ट्रांग है या ब्रिटेन स्ट्रांग है उसके हिसाब से हो रहा है, बट अब क्योंकि हम लोगों का इकोनॉमिक पावर चेंज हो रहा था, किसी भी एक कंट्री में सिचुएशन कैसी चल रही है उसके बेसिस पे हम ये नहीं डिटरमिन कर पाएंगे अब कि हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए. सो इन एनी सिचुएशन इन्वॉल्विंग सेवरल प्लेयर्स who can form coalitions, outcomes are very difficult to predict. नाउ उसके बाद जो हमारे बाकी ग्रुप्स आए सच है G8, तो G8 के अंदर भी हम लोगों के 4 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. नॉर्थ अमेरिका कंबाइनिंग यूएस एंड कनाडा, यूरोप हैविंग जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली, रशिया एंड जापान. सो इंडीड इफ वी एसोसिएट पावर विद इकोनॉमिक आउटपुट, अ कंट्री in the or power to other much larger parts. There is a need for each party to consult with the others. जैसे हम लोगों का कोऑपरेटिव एग्रीमेंट था, प्लाजा एग्रीमेंट जब था, जब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, उसमें भी ये था कि अब हम लोगों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है बिकॉज हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंटीग्रेट हो चुके हैं. सो सेम थिंग इज ओवर हियर कि एक दूसरे के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है. नो सिंगल पावर कैन टेक द चांस ऑफ ट्रिगरिंग एक्शंस बाय द अदर्स. So this recognition of the need to cooperate has manifested itself in the G8 summits, in the cooperative exchange rate intervention policy of the Plaza Agreement, and in the meetings of leading central banks under the aegis of the Bank of International Settlements, in the renewed attention paid to tariff negotiations, and in numerous matters involving taxation, interest rate and other policies. क्योंकि टैरिफ नेगोशिएशंस या टैक्सेशन या इंटरेस्ट रेट या कोई भी और अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं तो वो हम लोगों का डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है दूसरे कमोडिटी के गुड्स के ऊपर, एंड इन टर्न चाहे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, एंड इन टर्न उसके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है. तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद डिसाइड होना चाहिए ताकि कोई भी कंट्री एक तो रिटेलिएट ना करे और जो भी हम पॉलिसीज क्रिएट करने वाले हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो उसका हमें पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सो दैट वी प्रिपेयर आवर कंट्री फॉर दोज सर्कमस्टांसेस. So it seems likely that with increasing financial and economic interdependence, the evolving international financial system will lead to even more cooperative type of agreement. क्योंकि अब तो हम और ज़्यादा integrate हो चुके हैं. अनदर कॉन्सिक्वेंस जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक पावर है वो टुवर्ड्स इक्वालिटी जा रहा है, इज द पोटेंशियल इमर्जेंस ऑफ सेवरल ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री, सेवरल ट्रेडिंग ऑफ द करेंसी, सेवरल ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द करेंसीज. जैसे कि हम लोगों ने यूरोप में डिस्कस यूरो किया हुआ है, सिमिलरली ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ करेंसीज, ताकि वो करेंसी एक कंट्री की वजह से डिक्लाइन ना करे. अगर जैसे कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं अगर सपोज, तो अगर वहाँ पे जो यूरो क्राइसिस है वो 27 कंट्रीज में से हो सकता है एक दो कंट्रीज अच्छे से परफॉर्म ना कर रही हो, बट उसकी वजह से यूरो इतना ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं करेगा. सो द अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंक्रीज्ड एंड हाई लेवल ऑफ of several trading blocks of the currency. Did you get this? मैम साउंड इज ब्रेकिंग मैम, आवाज कम आ रहा है, मतलब टूट रहा है. Lagging? यस मैम लैगिंग. यस मैम बहुत लैग कर रहा है मैम. स्टार्टिंग में भी पहले भी पिछले स्लाइड में भी कर रहा था, अभी थोड़ा सा इसमें बहुत कर रहा है. Okay.
Am I audible now? As in, I hope there is no lag now. Yes, ma'am, you are audible. ओके, क्या आप चाहते हो कि मैं ये वाला पॉइंट रिपीट करूं? बिकॉज आई डोंट नो लैगिंग कहाँ से हो रही थी. मैम आप कोई हाईली करके कुछ कह रहे थे जब सारी कंट्रीज के थे, कुछ ऐसा तो चल रहा था रवि, तभी लैग आपकी हो रहा आवाज़ फिर बहुत कम आ रही है. क्या कह रहे हो? था। मैम वो क्या कह रहे हो स्लाइड फिर? जो स्लाइड थी ना मैम, वो वाली स्लाइड वो बोलते मैम, जिस पे आप लास्ट थे, बस वहां से स्टार्टिंग से। यहाँ से? मैं बस स्क्रीन शेयर कर दो मैम, बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? एक सेकेंड. यहाँ से ये वाला स्लाइड एक मिनट। या फिर ये वाला पॉइंट? ये मैम यहीं से मैम, यहाँ से। अच्छा, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज अबाउट कि क्योंकि अब हम लोगों का इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो चुका है ट्रेड में, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में, तो अभी तक जो हम रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बात करते आ रहे थे, दैट वाज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग ट्रेड प्रमोट करेंगे. बट अब एक और चीज़ क्या हो सकती है कि हम लोग करेंसीज का ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कर ले. करेंसीज का ट्रेडिंग ब्लॉक्स मतलब जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर 21 कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं, सो उसके अंदर हो सकता है एक या दो कंट्री एक टाइम पे ठीक परफॉर्म ना कर रही हो, बट ओवरऑल यूरो इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं करेगा अगर वो 21 कंट्रीज, 10 कंट्रीज या ऐसी कंट्रीज का कंबाइन करके ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ करेंसीज क्रिएट की गई हैं. तो सो कोई भी एक सिंगल कंट्री अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और उसकी सिंगल करेंसी है, तो वो करेंसी डेप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर्ड टू वेरियस कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग वन सिंगल करेंसी. So because of this growing economic interdependence, financial integration, there are chances of potential emergence of several trading blocks of currencies, like a dollar block based in the Americas, a yen or perhaps eventually a yuan block centered on Japanese or Chinese trade, and a euro block centered on the European Union. क्या आप लोगों को ये point समझ में आया है? Trading blocks of currencies वाला? Trading blocks, okay. So the pattern of international trade shows increasing regionalism and associated risk of increased protectionism. Indeed, the larger trading blocks become, the greater is the danger of regional trade protectionism. मतलब अगर सपोज हम लोगों का एशिया के अंदर से ही हम लोग सपोज एशिया में अपना रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कोई वेस्टर्न हमारा रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है. सपोज एशिया में जो ट्रेडिंग ब्लॉक है उसके अंदर अभी 10 कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न में है उसके अंदर सपोज अभी 5 कंट्रीज हैं. तो जितना ज़्यादा हम लोगों की ये 10 कंट्रीज या 12 कंट्रीज, जैसे जैसे हम रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक में कंट्रीज को इंक्रीज करते जाएंगे ना, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम लोगों के जो डिमांड है, हम लोग जो गुड्स वेस्टर्न कंट्रीज से मंगवा रहे थे वो अब हम इन कंट्रीज के थ्रू ही हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे. बेसिकली वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी. तो हम लोग क्या करने लग जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री से पहले जब हम फिर जो इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा इंपोज करने लग जाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां से गुड्स आए. अब हम लोग अपने ही जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक हमने क्रिएट किया है, वही रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक में से हमारी चीजें, हमारी जरूरतें सेटिस्फाई हो रही हैं, हमें गुड्स मिल रहे हैं. तो जितना ज्यादा बड़ा रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक होएगा, मतलब जितनी ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी एक ट्रेडिंग ब्लॉक में, उतने ही ज्यादा डेंजर है प्रोटेक्शनिज्म के इंक्रीज होने का. प्रोटेक्शनिज्म मतलब उस रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय इम्पोजिंग से अ हायर टैरिफ और नॉन टैरिफ on the imports coming from outside the regional trading blocks. Is this point clear to all? The larger the regional trading blocks, the greater is the danger of risk for this. Is this point clear to all? Now, this is because the blocs believe there is less to lose from trade restriction, and because the larger trading areas, more industrial constituencies are represented, which have an interest in keeping competition for their own products more restricted. For example, without Spain and Portugal in the European Union, the lobby to restrict citrus fruits into the European market was weaker than when these citrus producers joined the European Union.
ठीक है। सो ये एग्जाम्पल क्लियरली हम लोगों को बता रहा है कि जब वो चीज़ हम जब कोई भी कंट्री हम लोगों का रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक में ऐड हो जाती है तो उसके गुड्स को भी इजी अवेलेबिलिटी, इजी मार्केट मिल जाती है उस रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स में, और उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट की जाती हैं। So now this is associated with trade imbalances. That is the second point. Second point किसका, हमने अभी ये डिस्कस किया ना कि हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वॉज शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वी हैव डिस्कस दिस। अब इसकी वजह से हम लोगों का, या इसकी वजह से भी कह लो या सेपरेटली ऑल्सो, हम लोगों के जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत चेंज हो रहे हैं, ट्रेड बैलेंसेस है वो बहुत चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो लेट अस सी दिस। सो दिस इज द ग्राफ which is showing the bilateral trade flows between the United States and China from 1985 to 2006. It shows growing US trade deficits that have reached well over $200 billion per year. So आप देखो 1985 में this was too less, and 2006 आते आते it has increased to almost like it's about $300. So this US trade in goods imports and exports with China, ये हमें ये depict कर रहा है. So while there have been imbalances of trade पहले भी, but now they are growing, and you can see that this growth is very steep. So they are, and this is a concern since the mid 1980s that trade imbalances have become larger and they have become more persistent. अच्छा, persistent का reason क्या हो सकता है? एक तो reason ये हो सकता है कि पहले हम लोगों के fixed exchange rate रहते थे तो हम उस हिसाब से अपने policies को frame कर पाते थे, but अब क्योंकि हम लोगों के flexible exchange rate हो गए हैं, बहुत economic uncertainty हो गया है, economic importance of the countries change हो रहा है, तो हम लोगों को नहीं पता चलता कि अब हम next step क्या लें, किस हिसाब से हमारा exchange rate move करेगा। तो जिसकी वजह से कल भी बताया था जे कर्व में जब हम अपवर्ड स्लोपिंग एस्पेक्ट पे जा सकते थे फिक्स एक्सचेंज रेट में डीवैल्यूएशन के बाद, डेप्रिसिएशन में एक और डेप्रिसिएशन बहुत जल्दी रेट पे अकर होता है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स वाली साइड मूव ही नहीं कर पाते हैं। So this was associated with trade imbalance. Now nothing seems to stop this imbalance, which means that all the countries are trying कि इस imbalances को reduce करें, जिनका भी imbalances increase हो रहा है, but जैसे पहले भी देखा है कि कोई चीज़ हमारा solution समझ में नहीं आ रहा था, and all the automatic adjustment mechanisms we have described, whether they involve exchange rates, price levels, incomes, or interest rate, they seem completely incapable of reducing this trade imbalance. जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, जो अभी रिसेंट था हम लोगों का यूएस ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना, ये तो प्रॉपर ट्रेड वॉर चल रहा था। अब आप देखो कि ये जो ट्रेड वॉर है ये अभी से नहीं चल रहा है, ये सैंक्शंस वाला यूएस और चाइना का स्टार्टिंग से चल रहा है। उसका रीजन क्या था, अभी हमने एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि कैसे हम लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस का डोमिनेंट शेयर इकोनॉमी के अंदर बहुत रिड्यूस हो रहा है। तो उसके बाद चाइना के साथ ही उसका ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है बहुत इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर यूएस ने फिर ये सैंक्शंस वगैरह इम्पोज करने स्टार्ट किए, एंड दिस इज कंटिन्यूइंग सिंस देन। सो यूएस ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना, एंड सेकंड इज persistent efforts to persuade China to revalue its currency। तब से हम चाइना को बोल रहे हैं जानबूझ के डीवैल्यू मत करो, बट ऐसा कुछ नहीं कर रही है चाइना, इट्स devaluing its currency. So some revaluation has occurred as a part of shift from a fixed rate against the USD to peg against a basket of currencies, but still the imbalances are high. So the imbalances have been an irritant in the US-Chinese relations, with the ever-present danger that even though bilateral imbalances are inevitable, if they are perceived to result from unfair trade practices, they can prompt trade actions that interfere with the international flow of goods and services। और यही चीज अभी हुई भी, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का काफी बोला जाता है चाइना को, तो उसके अगेंस्ट ट्रेड एक्शंस कंट्रीज लेती हैं, चाहे वो हमारी कंट्री परसुएट करे कि आप लोग चाइना के गुड्स ना लो, चाहे वो यूएस ट्रेड सैंक्शंस करे चाइना के अगेंस्ट। सो ट्रेड एक्शंस डेफिनेटली होते हैं इफ वी बिलीव दैट अ कंट्री इज फॉलोइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। So even when countries have balanced trade overall, bilateral surpluses and deficits are bound to exist। देखो ये हमने डिस्कस किया कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो जनरली बैलेंस में ही होता है, क्योंकि वो हम ऑफिशियल रिजर्व से कर लेते हैं। बट जो हमारे बायलेटरल, मतलब जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो ट्रेड कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उस केस के अंदर हमारे सरप्लसेस और डेफिसिट्स हो जाते हैं।
So a surplus a country enjoys with one nation or region may be offset by a deficit with another region or nation, and इसकी वजह से हमारा balance of payment balance में जा सकता है. For example, the US might have a bilateral deficit with China and an offsetting bilateral surplus with South America. Similarly, China's surplus with the United States could offset a deficit with South America or countries supplying oil, and all countries could, at least in principle, have an overall balanced trade. Are we clear with this slide? Are we clear with this slide? You wanna say Yes, ma'am. Okay. Okay. Now the third point, that is international finance and and environment. So while the natural environment and international finance might appear to be unconnected, but the two matters come together around the actions of important international financial institution, that is the World Bank. Also known as the International Bank of Reconstruction and Development, the World Bank has been assisting developing nations since its creation at Bretton Woods in 1944. मैंने आपको बोला था Bretton Woods में हमारे दो important चीजें establish हुई थी. That is, one was IMF and the second is World Bank. So today the World Bank raises billions of dollars each year that go into broadly, if we can classify into three things. First is to provide funds to poor countries, which can be used in order to help them for increasing their literacy level, health, and other basic amenities, and not directly for their consumption purpose, but to use them for productive purposes, so that these poor countries can use this fund provided by the World Bank and in turn grow themselves. It also provides policy advice. वो तो आपका सारे institutions में है, अगर पैसा दे रहे हैं तो policy advice तो definitely होगा ही. And thirdly, it provides technical assistance. Now, despite several attempts to incorporate environmental considerations into World Bank lending policies, it has been argued that the bank has contributed to environmental and social damage on a massive scale. How? By building dams that have flooded prime agricultural lands and ancient villages, and financing highways into forests that have provided access to miners and farmers who have plundered the tropical rainforest. ये सारी चीजें कल मैंने environment के aspect से आपसे discuss की हुई हैं. The bank has been accused of assisting widespread global environmental destruction, क्योंकि ये उसके लिए fund दे रहा है, तो साथ में ये policy action भी दे सकता था कि environment को नुकसान नहीं होना चाहिए. But ऐसा कुछ नहीं हुआ. So for example, in a 1993 internal review, it was found that over 37% of recently evaluated projects did not even meet the bank's own social and environmental performance goals. So with increasing concern over the environment, we can expect mounting pressure on international institutions and national governments to have greener lending or trading practices. For example, embargoes could be placed on non-renewable resources, just as they have been placed on ivory and other endangered animals. So while thus far action against countries has been limited mostly to public interest organization, the stage is set for wider action, some of which are likely to involve official international agencies, and ये official international agencies अब involve होने लगी है. So in तीन problems, ये जो तीन problems अभी हमने discuss किए हैं, that is the shifting of economic importance, the increase in trade imbalances, the growing concern regarding the environment. इनको ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों का exchange rate कैसे determine होना चाहिए? What should be the degree of exchange rate flexibility? Fixed होना चाहिए, flexible होना चाहिए, managed होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए? So this is the last topic of this